प्रिय छात्रों, अभी तक आप पीजीटी भौतिक शास्त्र की 2 परीक्षा सीरीज देख चुके हैं। इनकी सफलता के बाद प्रस्तुत है सीरीज का तृतीय भाग। इस भाग में सभी शेष बचे हुए प्रश्नों का पूर्ण व्याख्यात्मक हल दिया गया है। और बच्चों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको संबंधित पुस्तकों के लिंक मिलेंगे जिन्हें आप क्रय कर सकते हैं। आपको बस क्या आवश्यकता है? आपका श्रम की और आपके समयबद्ध अध्ययन की। आप टेस्ट सीरीज के अनुसार समय के अनुसार उसे अवश्य हल करें। जो भी आपको टेस्ट सीरीज हैं उनको आप क्या करना है, स्टडी करना है और स्वयं की तैयारी को परखें। बेस्ट ऑफ लक बच्चों। आइए जरा ये देखते हैं कि ये जो लिख रखा है कि कौन कौन से पार्ट से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं अब तक पीजीटी में। ये जो पेपर जो मैंने बताया है उसकी बात कर रहे हैं हम। जैसे कि ये देखो, मात्रक और बीमा वाला जो यूनिट है उसमें से 6 क्वेश्चन आए हैं। घूर्णन गति वाले से 4, व्युत्क्रम वर्ग वाला जो पार्ट है गुरुत्वाकर्षण का उससे 2 आए हैं, प्रत्यास्था वाले से 9, ऊष्मा गति वाले पार्ट से 19 इंपॉर्टेंट चैप्टर समझ लीजिएगा। ज्यामिति वाले से ज्यामिति प्रकाशिकी से 7, भौतिक प्रकाशिकी से 10, ये भी इम्पोर्टेंट है। और तरंग गति डॉपलर वाले से 11, विद्युत विभव धारिता से भी 11 क्वेश्चन, और आपके जो धारा विद्युत से 10, चुंबकत्व से 10। तो ये आपके इलेक्ट्रॉनिक्स से 4 और आधुनिक भौतिकी से 14 क्वेश्चन। तो आप समझिएगा कि आपको किसकी तैयारी ज़्यादा करनी है। करनी तो सबकी है, लेकिन आप किस पे ज़्यादा जोर देना। एक तो ये ज्यामिति प्रकाशिकी यानी कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, भौतिकी प्रकाशिकी, तरंग गति, विद्युत क्षेत्र, धारा विद्युत, चुंबकत्व और प्रेरण वाला चैप्टर भी आ गया, और आधुनिक भौतिकी। इतने हैं तो आप बुक कर लीजिए बिल्कुल पक्के। बाकी के कुछ चैप्टर हैं वो उसके बाद आप करिएगा, ठीक है ना। तो ये जो मैंने देखा था कि 125 क्वेश्चन थे, उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन किस किस पार्ट से आए हैं। चलो आगे देखते हैं। अब ये मैंने ये सॉल्व किए थे खुद, और पहला जो क्वेश्चन है वो चलो चेक कोशिश करते हैं। मैंने लिख लिए थे इसलिए। देखो कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोध तथा प्रेरकत्व श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। परिपथ में 20 वोल्ट का प्रत्यावर्ती विभव आरोपित किया गया है और प्रेरकत्व के सिरों पर 12 वोल्ट का क्या है, विभवांतर है। तो आपको बी आर निकालना है, वी एल दिया हुआ है और वी भी पता है। तो देखो क्या किया है, देखना है यहाँ पर ये जो फार्मूला लगाया है ना, ये वाला फार्मूला अप्लाई किया है। देखो ये वाला z बराबर √r² प्लस XL², ये दिखाया है कि किस तरीके से हमारा ये वाला रिलेशन आया है। ये वाला क्योंकि जब आप i से गुणा करोगे तो आएगा रिलेशन v² बराबर VR² प्लस VL², और इस प्रकार आप इस रिलेशन से आप क्या करोगे, VR की वैल्यू निकाल लोगे। तो VR की वैल्यू क्या आएगी, VR की वैल्यू आएगी 16 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है कि निर्वात ट्यूब में तापायनिक धारा का मान प्रदर्शित किया जाता है कौन सी इक्वेशन से। तो बच्चों इसका जो आंसर है रिचर्डसन डिशमॉन समीकरण। जो रिचर्डसन डिशमॉन समीकरण है वो ये है। देखो ये आप इसे लर्न कर लो। J बराबर a² एक्सपोनेंशियल -W/kT। ए क्या है, कांस्टेंट ऑफ मटेरियल है, इसकी वैल्यू लगभग 120 मात्रक होती है। निम्न में से कौन एक ही तरंग दैर्ध्य की अविरत एक्सकिरण तथा अभिलाक्षणिक एक्सकिरण के लिए भिन्न होगा। तो इसके लिए बच्चों उत्पादन विधि अलग होती है। जो अविरत एक्सकिरण और अभिलाक्षणिक एक्सकिरण उत्पादन विधि के आधार पर अलग अलग होती है। अब कैसे होती है ये देखो, मैंने इसके आंसर लिखा था, देखना जरा ध्यान से कि अविरत एक्सरे तब उत्पन्न होती है बच्चों जब फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन नाभिक से विद्युत चुंबकीय रूप से इंटरैक्ट करता है। और अभिलाक्षणिक कब उत्पन्न होती है, जब इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण होता है। जैसे कि अगर हम दिखाने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए ये है और संक्रमण दिखा रहे हैं, मान लीजिए इस ऑर्बिट से इधर जाएगा, फिर ये ट्रांजिशन हो रहा है, तो फिर ये क्या चीज़ उत्सर्जित हो रही है, अभिलाक्षणिक एक्सरे। और सुनिए जरा दो इम्पोर्टेंट बात, अगर आपसे एग्जाम में इस तरह से भी पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाए
बच्चों बताओ कि ब्रह्मस्त्र लॉन्ग ट्रांजिशन अगर हो रहा है तो कौन सा आपको एक्सरे मिलेगी, तब बच्चों आप बोलोगे कॉन्टिन्यूस एक्सरे। जब ब्रह्मस्त्र लॉन्ग की बात होगी तो कॉन्टिन्यूस, और बच्चों जब इनर शेल ट्रांजिशन की बात होगी तो क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। आप ये बिल्कुल याद कर लें कि कौन से में क्या आएगा। अगला क्वेश्चन जो हम देखते हैं, देखो ये क्वेश्चन है बच्चों, ये भी देखो एक्सरे से रिलेटेड आ गया। देखो आगे नहीं आ गया, मॉडर्न फिजिक्स से एक और क्वेश्चन आ गया कि के अल्फा और के बीटा लाइन की बातें हो रही हैं और के बीटा रेखा की तरंग दे रहे आपसे पूछी जा रही है, के अल्फा की दी हुई है। तो आप इस रिलेशन को क्या कर लो, लर्न कर लो। ये रिलेशन दिया है 1/λ, ये वाला जो रिलेशन है ना, ये 1/λ बराबर 1r/z-b का होल स्क्वायर और 1/n1² माइनस 1/n2²। फिर क्या करोगे बेटा कि के अल्फा और के बीटा लाइन है, के अल्फा और के बीटा लाइन में, के अल्फा में तो 1 से 2 में ट्रांजिशन होता है और के बीटा में 1 से 3 में होता है। जब हम ये वैल्यू पुट करते हैं और हम जब 1/λ अल्फा 1/λ बीटा इनको डिवाइड करते हैं तो बच्चों लैम्डा बीटा का आंसर कितना आता है, 0.27 एंगस्ट्रॉम। अगला क्वेश्चन है, एक समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C है, इसकी प्लेटों के बीच तथा प्लेटों के समानांतर एक धातु की प्लेट रख दी जाती है। धातु की पट्टी की मोटाई प्लेटों के बीच की दूरी की आधी होती है। संधारित्र की धारिता बताओ। और आप समझने के प्रयास करो इसे, ये कहा क्या जा रहा है, क्या कह रहे हैं हम। एक प्लेट ये रही, एक प्लेट ये रही और बीच में मोटाई D2 मोटाई की एक पट्टी रखी हुई है, प्लेट रखी हुई है, किसकी बनी हुई, धातु की। तो धातु तो चालक हो गया। तो आप ये देखो कि इसका जिस परिपथ को इस तरह से लिख सकते हैं, C1 ये रहा, C2 ये रहा। C बराबर किसके होता है बच्चों, εA/d के। अब क्या हुआ, प्लेटों के बीच की दूरी कितनी हो गई, आधी हो गई, है ना। देखो जरा इधर, ये जब प्लेटों की दूरी क्या हो गई, आधी हो गई, तो क्या होना है, ये देखो ध्यान से, प्लेटों की दूरी आधी होने से इधर देखो तो आपको क्लियर होगा, ये वाला, ये d/4 यहाँ की दूरी हो गई, d/4 ये दूरी हो गई। तो जो C' आएगा वो C का 4 गुना होगा। ठीक है, आप वैल्यू रख दो d की जगह। तो इस प्रकार हम समझ रहे हैं कि 4C और 4C ये कौन से क्रम में हो गए बच्चों, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में धारिता का सूत्र अप्लाई करो, आंसर बच्चों क्या आएगा, आंसर आएगा 2C। आओ चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 4, 3 और 3 कौन से क्रम में है, समानांतर क्रम में। समानांतर क्रम में तो तीनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। जब ऐड हो जाएंगे तो आंसर कितना आएगा, 9 माइक्रोफैरड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हाइड्रोजन परमाणु में प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या r0 है, तब हीलियम परमाणु में प्रथम कक्षा की त्रिज्या क्या होगी। तब हम लोग बच्चों जानते हैं कि आपके लिए पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ है, Rn बराबर n²h² या आप सिंपल ये लिख सकते हो, Rn बराबर n² इंटू r0। हाइड्रोजन के लिए z बराबर 1 और हीलियम के लिए z बराबर 2। आप इन्हें डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद जब इसे सॉल्व करोगे तो हीलियम के लिए R1 आएगा r0/2। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लाल रंग के प्रकाश पुंज की सहायता से एक हमें विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है। यदि लाल रंग के प्रकाश को नीले रंग के प्रकाश से बदल दें तब क्या होगा। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि जो चौड़ाई होती है विवर्तन प्रतिरूप लैम्डा के समानुपाती होती है। ये जब वो लैम्डा के समानुपाती है तो इस आप डिवाइड करो इसे, WR/WB बराबर किसके होगा, λr/λb के। अब आप यहाँ ये देखो कि किसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है, लाल की तरंग दैर्ध्य नीले से ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब है कि लाल रंग के लिए चौड़ाई ज़्यादा होगी और नीले रंग की अपेक्षा। या यूँ कहिए कि नीले रंग का प्रकाश यूज़ कर रहे हैं तो विवर्धन पट्टी कैसी हो जाएगी, संकरी हो जाएगी और घनी हो जाएगी। अब 13वां क्वेश्चन है, एक समानांतर प्लेट संधारित्र बैटरी से जुड़ा है। एक धात्विक प्लेट जिसकी मोटाई नगण्य है को प्लेटों के मध्य डालते हैं, ऐसा करने से क्या होगा। एक देखो क्या होगा इसमें, ये आपने क्या करा है, इसको प्लेट को लगा दिया है, प्लेट के दोनों साइड में
प्लस और माइनस लिखा हुआ है ना, ये आवेश उत्पन्न हो जाएगा। और ये है, अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इसलिए आपको पूरा करके दिखाया है ये। अब तो बस रिलेशन याद कर लेना। यदि क्या है, यंग द्विरेखा चित्र यानी कि यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, उसमें रेखा चित्रों के मध्य की दूरी b, पर्दा d दूरी पर है, कुछ तरंगें अनुपस्थित हैं और किससे प्रकाशित किया गया, याद रखो क्या लिखा हुआ है, श्वेत प्रकाश। तो कौन सी तरंग दैर्ध्य गायब होंगी, तो ये देखने के लिए देखो आप, लैम्डा बराबर बी स्क्वायर अपॉन 2n-1 इंटू डी, एक सीधा फार्मूला है। और n की जगह अगर आप वैल्यू रख दोगे 1 2 3 तो आंसर आ जाएगा मिसिंग वाला ये। अब बेसिक क्या है ये देखो बच्चों, हम जानते हैं कि जो पथांतर होता है वो किसके बराबर होता है, जो पथांतर होता है वो S2p माइनस S1p। जब इससे आप सॉल्व करते हैं तो लैम्डा बराबर बी स्क्वायर अपॉन 2d आ जाता है। और मिनिमा की शर्त हो रही है, तो मिनिमा की शर्त पूर्ण करने के लिए हमको इस पथांतर को किसके बराबर रखना पड़ेगा, 2n-1 लैम्डा अपॉन 2। अब यहाँ लैम्डा n लिख दिया है, क्योंकि अगर n की वैल्यू लिखी हुई है ना भाई, n फ्रिंजें हैं तो n फ्रिंजों की बात हम कर रहे हैं, तो 2n-1 इंटू लैम्डा n अपॉन 2। फिर जब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं बच्चों तो क्या आएगा ये देखो जरा, ये क्या आएगा, लैम्डा n बराबर 2/2n-1 इंटू पथांतर। अब n बराबर 1 रखोगे, n बराबर 2 रखोगे तो सारी वैल्यू आपको पता चलती चली जाएगी, बी स्क्वायर अपॉन डी, बी स्क्वायर अपॉन क्या आ रहा है ये 3d। इस तरीके से आपको पता चल जाएंगी कि कौन कौन सी तरंग दैर्ध्य पर आपको क्या नहीं दिखाई देगी, फ्रिंज विड्थ नहीं दिखाई देगी, मतलब मिनिमा दिखाई देगा। ये क्वेश्चन है, एक समानांतर प्रकाश पुंज किसी पतली पट्टी पर लंब से 52 डिग्री का कोण बनाते हुए गिरता है, पट्टी का अपवर्तनांक म्यू दिया हुआ है, पट्टी की मोटाई क्या होनी चाहिए, तो उसके लिए रिलेशन है 2 म्यू टी कॉस आर बराबर 2n + 1 इंटू लैम्डा बाई 2। तो लैम्डा की वैल्यू हमें पता है, हमें टी की वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू हमको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। म्यू की वैल्यू पता है, अब सिंपल सी बात, हमें आर की वैल्यू नहीं पता है, तो आर की वैल्यू हम निकालेंगे साइन आई अपॉन साइन आर बराबर म्यू से। तो आर की वैल्यू कितनी निकल आएगी, आर की वैल्यू कॉस 36.3 की वैल्यू 0.8056। तो ये रख के जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ए चौड़ाई वाली एक रेखा चित्र को सफेद प्रकाश से प्रदीप्त करते हैं, लाल प्रकाश के लिए अदीप्त 30 डिग्री पर प्राप्त होता है, तब ये का मान बताओ क्या होगा। तो उसके लिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लैम्डा अपॉन ए। तो आपको क्या करना है, थीटा की जगह 30 डिग्री और लैम्डा की जगह 6500, सॉल्व करो 1.3 माइक्रोमीटर। एक छोटे कोण के प्रिज्म से 4.8 डिग्री का विचलन कोण प्राप्त होता है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.62 है, तो प्रिज्म का कोण क्या होगा। इसके लिए देखो अपना वही फार्मूला पतले प्रिज्म के लिए यूज किया हमने, डेल्टा बराबर b-1 इंटू ए, डेल्टा क्या है, विचलन है, तो कैपिटल ए क्या निकल आया 7.74। दूरदर्शी के अभितिरस्क लेंस की चौड़ाई स्मॉल ए तथा प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लैम्डा है, तब दूरदर्शी की क्या हो, विभेदन क्षमता निकालनी है। तो रिजॉल्विंग पावर और रिजॉल्विंग लिमिट एक दूसरे की उल्टी होती हैं, तो विपरीत होती है। यहाँ ये देखो जरा, इसके लिए रिलेशन ये होता है a अपॉन 1.22 लैम्डा। अब हम लोग कर, एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 10 एवं नेत्रिका की फोकस दूरी 20 है, तो अभिदृश्य की फोकस दूरी बताओ कितनी होगी, m बराबर FO अपॉन FE, फूफी m बराबर FO अपॉन FE। m कितना दिया हुआ है 10, FO फाइंड करना है, FE दिया हुआ है 20, सॉल्व करो, FO कितना आ गया 200 सेंटीमीटर। एक अल्फा कण 3i + 2j टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में, यह दिया हुआ चुंबकीय क्षेत्र 5 × 10⁻³ मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है, चुंबकीय बल निकालना है। चुंबकीय बल का फार्मूला क्या होता है, ये होता है, और इसमें सब वैल्यू रखोगे, सॉल्व करोगे तो 3.2 × 10⁻15 K
न्यूटन। 21वां क्वेश्चन, 1000 वाट वाले हीटर द्वारा 2 मिनट में उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी? H बराबर BIT होता है, इससे आप इसे सॉल्व कर लो। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की बंधन ऊर्जा क्या होगी? सारी वैल्यू दी हुई है। क्या क्या दिया हुआ है? प्रोटॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और ड्यूटेरॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को जोड़ो, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से घटाओ तो निकलेगी द्रव्यमान क्षति। इसे AMU में लिख दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? बंधन ऊर्जा। ये चीज़ देखो ऐसे करके AMU में लिख दिया हमने। सारी वैल्यू सॉल्व की तो आंसर क्या आया? 2.2344 MeV। पृथ्वी तल से लगभग कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय बल का मान 10% कम हो जाएगा? तो बच्चों हम जानते हैं कि G' बराबर G/1 + H/r का होल स्क्वायर होता है। ये सारी वैल्यू आप क्या करोगे? उसमें रखोगे तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन देख, थोड़ा बड़ा कर दिया। 300 के तापमान पर 200 घन मीटर आयतन के एक डिब्बे में 0.1 मोल क्या है? ऑक्सीजन तथा 0.3 मोल कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड है। मिश्रण का दाब क्या होगा? तो हम जानते हैं कि PV बराबर होता है nRT या P बराबर nRT/V। अब n क्या चीज़ है? संख्या है मोलों की। और डब्बे के अंदर कौन है? CO2 और CO2 और कौन है? ऑक्सीजन O2। तो n बराबर N1 + N2। N1 और N2 की वैल्यू रखो 0.1 0.3 और ये रखी ना आपने वैल्यू, देखो ध्यान से। आपने क्या करना है? R की वैल्यू रखनी है 8.3 और इसके बाद टेम्परेचर की वैल्यू रखनी है 300 केल्विन और लास्ट में जो नीचे है वो वॉल्यूम दिया हुआ है। तो रखे सॉल्व करिएगा 5 क्या आएगा? पास्कल। किसी गैस में ऑक्सीजन अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल भी है। यदि तापमान दोगुना कर दें तथा ऑक्सीजन अणु ऑक्सीजन परमाणुओं में विभक्त हो जाए तो वर्ग माध्य मूल चाल क्या होगी? अणु परमाणुओं में बढ़ जाएगा बस। तो ये देखो जरा, ये क्या है? ये 3RT/m बच्चों है क्या? ये वर्ग माध्य मूल वेग है। जरा इसे डिवाइड कर दो, m1 m2 के फॉर्म में लिख दो। अब क्या पूछा जा रहा है बच्चों क्वेश्चन? तापमान दुगना हो जाए, T/2T हो गया। ऑक्सीजन अणु ऑक्सीजन परमाणुओं में बढ़ जाए, देखो ये काम हो गया m/2/m। जब सॉल्व करना तो B2 बराबर क्या हो जाएगा? 2B के हो जाएगा। एक कार्नो इंजन ऊष्मा का 1/6 भाग कार्य में बदलता है। यदि सिंक का टेम्परेचर 62 डिग्री सेल्सियस कम कर दें तो इंजन की दक्षता दुगनी हो जाती है। सिंक का ताप क्या होगा? जरा ये देखो, इधर क्या लिखा हुआ है? 1 - T1/T2 बराबर 1/6 ये दिया हुआ है और 62 डिग्री कम हो जाता है। T1 - 62 तो ये होगा 2। जब इनको लेकर सॉल्व करते हैं तो हमें अपना डिजायर्ड आंसर। अब ये जो क्वेश्चन है, ये रेडियो एक्टिव पदार्थ A व B की अर्धायु 20 मिनट बाद 40 मिनट है। मतलब अर्धायु काल के ऊपर है ये क्वेश्चन। प्रारंभ में तो A और B की मात्रा समान है, नाविकों की संख्या। 80 मिनट के बाद A व B में बचे हुए नाविकों की संख्या बताइएगा। इसमें जो रिलेशन है वह n बराबर n0 1/2 की होल पावर n। n माने होता है अर्धायुओं की संख्या के हिसाब से, ठीक है ना। तो n की वैल्यू यहाँ पर है 80/20 और यहाँ है 80/4, क्योंकि 80 टाइम दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है? टाइम। तो आप t बराबर क्या दिया हुआ है? 80 मिनट। और जो अर्धायु काल दी है, अर्धायु काल आ जाएगा आपका 80/20 और वहाँ से आ जाएगा 80/40। ये 40 है, इधर से आएगा 80/40। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये इस तरीके से रेशियो आएगा। फिर आंसर आएगा 1:4। यदि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा 5 दिन में 10% घट जाती है तो प्रारंभिक पदार्थ की मात्रा 20 दिन में कितनी रह जाएगी? तो मान लीजिए पदार्थ की मात्रा 100, घट के कितनी रह गई? 10 घट गई, मतलब रह गई कितनी? 90। फिर 5 दिन बाद 10% घट गई, फिर कितनी रह गई? 81। फिर 5 दिन बाद 10% घट गई, कितनी रह गई आपकी? ये देखो 81 में से 81 में से 8.1 घट गया 72.9 और 5 दिन बाद फिर 10% घट गई तो 65.61, यानी लगभग कितने रह गया? 65% शेष रह जाएगी मात्रा 20 दिन बाद। एक उभयनिष्ठ उत्सर्जक
है 80/20 और यहाँ है 80/4, क्योंकि 80 टाइम दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है टाइम, तो आप t बराबर क्या दिया हुआ है 80 मिनट। और जो अर्ध आयु काल दी है, अर्ध आयु काल आ जाएगा आपका 80/20 और वहाँ से आ जाएगा 80/40, ये 40 है, इधर से आएगा 80/40। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये इस तरीके से रेशियो आएगा। फिर आंसर आएगा 1:4। यदि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा 5 दिन में 10% घट जाती है तो प्रारंभिक पदार्थ की मात्रा 20 दिन में कितनी रह जाएगी। तो मान लीजिए पदार्थ की मात्रा 100, घट के कितनी रह गई 10 घट गई, मतलब रह गई कितनी 90। फिर 5 दिन बाद 10% घट गई, फिर कितनी रह गई 81। फिर 5 दिन बाद 10% घट गई, कितनी रह गई आपकी, ये देखो 81 में से 81 दशमलव और 81 में से 8.1 घट गया 72.9। और 5 दिन बाद फिर 10% घट गई तो 65.61, यानी लगभग कितने रह गया 65% शेष रह जाएगी मात्रा 20 दिन बाद। एक उभयनिष्ठ उत्सर्जक
ये क्वेश्चन है, सरल लोलक का कोणीय आयाम थीटा 0 है, इसकी डोरी में अधिकतम तनाव क्या होगा। तो इस स्थिति में आप ये जो देख रहे हो ना, इस स्थिति में इधर वाली में T1 लग रहा है तनाव, और माध्य स्थिति से क्या लग रहा है T2, और इधर से T2। माध्य स्थिति से T1 लेफ्ट और T2 राइट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि T1 से भी बड़ा है, T2 से भी बड़ा है। अधिकतम तनाव कौन सी अवस्था में होगा, इस साम्यावस्था में। तो जब हम अधिकतम तनाव की बात कर रहे हैं तो T माइनस एम जी बराबर mv स्क्वायर इंटू एल, ये देखो ये। और ओमेगा किसके बराबर होता है, ओमेगा स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर जी अपॉन एल के। सरल आवर्त गति जब होती है तो ओमेगा का मान कितना होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर जी अपॉन एल। और ए स्क्वायर की जगह हम थीटा 0 स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ए क्या दर्शा रहा है, कोणीय विस्थापन को दर्शा रहा है। तो जब हम ये सॉल्व करते हैं तो टी एम जी बराबर बच्चों क्या आता है, एम जी ब्रैकेट में क्या आएगा, टी मैक्सिमम बराबर एम जी इंटू 1 प्लस थीटा 0 स्क्वायर। ये आंसर आता है। मैंने आपको पूरा सॉल्व करके दिखा दिया बेसिक, वैसे आप इसे ध्यान रखें बिल्कुल, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं हुआ कि आप इस तरीके से सॉल्व करते रहोगे तो टाइम निकल जाएगा। सी दृढ़ता वाले एक आवेशित संधारित्र तैल स्वपरिमाण गुणांक वाली कुंडली द्वारा निरावेशित करते हैं। दोलन आवृत्ति देखो ये रिलेशन दिया ही हुआ है। 3 मीटर लंबा एक खोखला स्टील का पाइप जिसके बाह्य व आंतरिक व्यास 10-8 से हैं, और लोड के कारण पाइप की लंबाई में 0.1 mm की कमी हो जाती है। लोड का मान क्या होगा, तो भाई यंग प्रत्यास्थता गुणांक का सूत्र ही होता है ना, y बराबर प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल है F बटे ए, विकृति डेल्टा एल अपॉन एल। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो F बराबर ये निकल आएगा वाई ए डेल्टा एल अपॉन एल। सारी वैल्यू आप रखो और आंसर आपका कितना आएगा 6/10⁻³ न्यूटन, यानी कि 1.88×4 न्यूटन, ये आ जाएगा। एक द्वितल लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या r है, म्यू ये दिया हुआ है, इसका रिलेशन आपका ये होता है, ये आप म्यू की वैल्यू रखो r1 तो प्लस में r1 आ जाएगा आपका प्लस r, और r2 कितना आएगा देखो ये लिख रहा है माइनस r। जब इसे सॉल्व करोगे तो f बराबर आ जाएगा 2r/3। अगला सवाल, एक प्रदीप्त वस्तु प्रदेश से 40 सेंटीमीटर, देखो ये वस्तु कितनी दूर रखी हुई है 40 सेंटीमीटर, वस्तु इधर है और हम चाह रहे हैं प्रतिबिंब बन जाए पर्दे पर, तो इसके लिए हम लेंस रख रहे हैं यहाँ कहीं, ये लिखा हुआ है ये, लेकिन इमेज बन नहीं रही। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है। तो इमेज बनने की जो बच्चों शर्त होती है वो ये होती है कि जो d है ना, d की वैल्यू 4f से क्या होना चाहिए भाई, d की वैल्यू 4f के बराबर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर प्रतिबिंब नहीं बनना है तो d की वैल्यू 4f से क्या है, लेस है, कम है ये देखो ये, यानी कि जो f की वैल्यू dy4 से ज़्यादा है। अब d कितनी दी हुई है 40 को 4 से डिवाइड करोगे तो 10 आ जाएगा, यानी कि 10 सेंटीमीटर से दूरी है ज़्यादा f की। कांच में जिसका बर्तनांक 1.5 है यानी कि 1.5, प्रकाश द्वारा 1 नैनो सेकेंड में चली गई दूरी क्या होगी। दूरी वाली बात पूछी जा रही है, s बराबर ut होता है, तो उसी रिलेशन से अपन लोग देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम देखो ये चीज़ देखेंगे, म्यू बराबर होता है c/b, इससे हमने निकाल लिया b आया 2 × 10⁸। अब हम लोगों ने s बराबर bt फार्मूले से रखा और सीधा आंसर 20 सेंटीमीटर आ गया। सिंपल क्वेश्चन। यदि जल का बर्तनांक 4/3, कांच का 5/3 है, कांच से जल में प्रवेश कर रहे हैं प्रकाश का क्रांतिक कोण। इस क्वेश्चन में यह है कि यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर हम एक स्लिट को बंद कर दें तो केंद्रीय बिंदु पर तीव्रता क्या होगी।